तब से एक दिन बीत गया और रेहान को अपनी छोटी तलवारें निकाले हुए एक चट्टान के पीछे झुकते हुए देखा जा सकता था। इस समय वह अपने शिकार का पीछा कर रहा था, जो एक खरगोश था। यहां तक कि रेहान ने भी सोचा कि उसके लिए खरगोशों का शिकार करना बेहद बेकार था, लेकिन जब उसने लापरवाही से पहले खरगोश को मारने का प्रयास किया तो उसका एकमात्र इनाम उसके पैर पर एक गहरा घाव था जो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। इस वजह से रेहान ने इस प्रजाति को डेमन बन्नीज कहना शुरू कर दिया और जब वे सतर्क थे तब उन्हें मारने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके हिट एंड रन रणनीति का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब और हर बार की तरह जब भी उसने पिछले दिन शिकार किया, उसने अपने मौके का इंतजार किया और सीधे खरगोश के पीछे टेलीपोर्ट किया। टेलीपोर्ट करने से पहले ही अपनी छोटी तलवारों से उसे मार डाला और तुरंत उसे मार डाला। उन्होंने जो एक और खोज की वह यह थी कि उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता ने उनकी गति को आगे बढ़ाया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है। विज्ञान के पुराने नियम नई वास्तविकता पर लागू नहीं होते थे। फिर भी उसने अपनी शक्ति को उचित ठहराने के लिए अपने द्वारा सीखे गए पुराने विज्ञान का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। यह मानवीय प्रवृत्ति थी कि अज्ञात को उन शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया जाए जिनके बारे में उसे पहले से ही जानकारी हो। अपने खरगोश को मारने की विधि का उपयोग करके उसने पहले ही एक स्तर हासिल कर लिया था, लेकिन एक ही जानवर को कई बार मारने से अर्जित अनुभव की मात्रा काफी कम हो जाती है, इसलिए उसे जल्द ही बड़े शिकार की ओर बढ़ना होगा। ताजा खरगोश के शव को पकड़कर रेहान उस गुफा में वापस चला गया जिसे उसने कल पाया था और उसमें निवास स्थापित किया। उसने शव को अन्य शवों के ढेर में फेंक दिया और बैठ गया। आज उनका भोजन या पानी के बिना रहने का दूसरा दिन होगा, लेकिन पर्यावरण में मन के समूद घनत्व के कारण वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से टिके हुए हैं। हालांकि उसके पास 6 या 7 राक्षस बन्नी की लाशें थीं, वह जानता था कि अगर वह उन्हें अभी की तरह खाएगा तो यह बेवकूफी होगी। जानवरों के मन को मजबूत करने के लिए उनके शरीर में डाला जाता है और यह मनुष्यों के साथ असंगत है, इसलिए आमतौर पर जानवरों को खाना असंभव है जब तक कि शवों को पुजारी वर्ग या इसी तरह के लोगों द्वारा शुद्ध नहीं किया जाता है। जब दुनिया पहली बार बदली तो ऐसे कुछ मामले सामने आए जब लोगों ने जानवरों का मांस पकाने और खाने की कोशिश की। हालांकि चीजें उनके लिए अच्छी नहीं रहीं। आगे के शोध के माध्यम से यह पता चला कि 99% बार जो लोग गैरशुद्ध जानवर का मांस खाते थे उनके शरीर विदेशी मन से दूषित हो गए और विस्फोट हो गया। अन्य 1% लोग डेमी मानव में परिवर्तित हो गए, लेकिन मंगा में दिखाई देने वाली सुंदर बिल्ली लड़की की तरह नहीं, बल्कि उनके शरीर से बाहर निकले हुए फर के बेतरतीब गुच्छों के साथ भेड़िए के सिर और भेड़िए के पंजे होंगे। ये लोग अपने अधिकांश तर्क खो देते हैं और अधिक पशवत और आदिम हो जाते हैं। इन भयावह बाधाओं के बारे में जानते हुए भी डेमियन को सफलतापूर्वक उत्परिवर्तन करने में एक निश्चित स्तर का आत्मविश्वास था, जब तक कि वह ऐसा करने का प्रयास करने से पहले मजबूत हो गया था। किसी भी तरह उसे जानवर का मांस खाना होगा। उसने अपनी संभावना बढ़ाने के लिए इसमें देरी करने का फैसला किया। हालांकि उसे खाने की जरूरत पड़ने से पहले वह ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही खा सकता था। एक बार जब रेहान को अपने विचार व्यवस्थित हो गए तो उसने उस मंजिल के लेआउट के बारे में सोचा जिस पर वह खड़ा है। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी मंजिल है, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष के करीब है। इस मंजिल पर केवल वर्गहीन जानवर ही हैं, क्योंकि बाकी सभी को छापे के दौरान मिटा दिया गया था। हालांकि यह निराशाजनक है। ऊपर या सतह के करीब जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एक ही सीढ़ी है जो अगली मंजिल तक जाती है। जब तक मैं इस मंजिल पर सभी जीवित चीजों को नहीं मार देता, तब तक मैं वर्गहीन जानवरों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इससे मेरी सहनशक्ति इस हद तक खत्म हो जाएगी कि मुझे जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उत्परिवर्तन के साथ अपने मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। जैसे ही उनके विचार इस मार्ग पर चले, उन्होंने अपना निर्णय लिया। मैंने पहले ही अपना संकल्प पक्का कर लिया है। अब झिझकने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसका मतलब है कि मैं तेजी से मजबूत हो सकता हूं, तो मैं अगली मंजिल पर चला जाऊंगा। लेकिन पहले उन्होंने आराम करने का फैसला किया। यहाँ वर्गहीन जानवरों के बीच वह अपने टेलीपोर्टेशन के साथ अपेक्षाकृत सर्वोच्च शासन कर सकता था, इसलिए वे आमतौर पर उस क्षेत्र को परेशान नहीं करते जहां वह रहता है। कुछ घंटों बाद जैसा महसूस हुआ, रेहान तरोताजा महसूस करते हुए उठा। चूंकि उसे फंसे हुए अभी लगभग 1.5 दिन ही हुए हैं,
फिर भी उसे समय का सापेक्ष दृश्य दिखाई दे रहा था। जब वह उठा तो उसने अपने द्वारा बनाए गए लाशों के ढेर को देखा और आह भरी। वह नहीं जानता था कि क्या वह इनके लिए वापस आ पाएगा या नहीं, और उसे लगा कि इन्हें बचाना बर्बादी है। ठीक है, यह जाने का समय है। यह मेरे जीवन में वास्तविक खतरे का पहली बार सामना होगा। सतर्कता की बढ़ती भावना के साथ रेहान अगली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी से नीचे चला गया। जब वह उस स्थान पर पहुंचा जिसे उसने दूसरी मंजिल करार दिया था, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां वहां पौधे उग रहे थे। हालांकि यह ज्यादातर पहली मंजिल की तरह ही उजाड़ था, फिर भी इसमें थोड़ा मसाला था। इस खोज से रेहान को सुखद आश्चर्य हुआ। आखिरकार इसका मतलब यह था कि इस कालकोठरी में कहीं पानी का स्रोत होने की संभावना थी। जैसे ही रेहान सतर्कता से इस नई मंजिल से गुजरा, अंततः उसे अपना पहला शिकार मिला। उसके सामने एक भूरा भेड़िया था जो औसत इंसान से थोड़ा छोटा था, और उसकी आभों से पता चलता है कि वह शायद स्तर 8 या 9 के आसपास थी। इससे पहले कि भेड़िया पहली चाल चले और झपट्टा मारे, रेहान और भेड़िए ने एक दूसरे को सतर्कता से देखा। रेहान अपनी दाहिनी ओर कूद गया और अपनी छोटी तलवारें निकाल ली। फिर उसने भेड़िए के बाएं ओर टेलीपोर्ट किया और नीचे गिर गया। भेड़िया दर्द से कराह उठा क्योंकि उसके बाजू में घाव बन गया था, और उसने रेहान को काटने का प्रयास किया। हालांकि उसने अपनी पिछली गति को दोहराते हुए पहले ही भेड़िए के बगल वाले हिस्से को टेलीपोर्ट कर दिया था। भेड़िया अपनी उलझन में पूरी तरह से रेहान की ओर मुड़ गया, जो मौके से गायब हो गया और अपनी रणनीति जारी रखी। 3 वार के बाद भेड़िया फर्श पर गिर गया। आपने लेवल 9 ग्रे वुल्फ को मार डाला, 50 एक्सपी प्राप्त किया। चूंकि भेड़िए के पास बहुत अधिक बुद्धिमत्ता नहीं थी, इसलिए उससे निपटना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन रेहान अभी भी हाँफ रहा था। आखिरकार इससे पहले वह कभी आमने सामने के टकराव में नहीं थे। फिर भी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही उसकी लड़ाई अस्तित्व के लिए थी, फिर भी उसे मजा आ रहा था। लड़ना, मारना, मजबूत होना। जब से मन की शुरुआत के साथ संभावनाएं खुलीं, वह यही सब करना चाहता था। जैसा कि वह प्रतीत होता है कि असीमित भविष्य की आशा कर रहा था, उसने अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। मैं बच जाऊंगा। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे दी एवोल्यूशन सिस्टम। एक और दिन सफलतापूर्वक बीत गया जब रेहान ने ग्रे वोल्व्स का शिकार करना जारी रखा। इस बिंदु तक उसने 6 और भेड़ियों को मार डाला था और सफलतापूर्वक 9वें स्तर तक पहुंच गया था। अरे, मुझे लेवल 5 तक पहुंचने में 16 साल लग गए। लेवी में 4 और लेवल जोड़ दिए हैं। मैं जानता हूं कि लेकिन अब मैंने 3 दिनों के भीतर इसमें 4 परिस्थितियां मेरे पक्ष में होने के करीब भी नहीं है, लेकिन शायद मुझे अपने विकास के लिए इसी तरह के माहौल की जरूरत है। स्थिति रेहान वॉयड, ईसान, पुरुष, आयु 17, स्तर 9, वर्गहीन, अनुभव मूल्य 250/1000, शीर्षक 0 शरीर के वाहक, समानताएं, अंतरिक्ष, शरीर 0 शरीर, जादुई शक्ति, STR 5, AGI 8, DEF 3, INT 6, डेक्सा 8, कौशल छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 3, लघु टेलीकिनेसिस स्तर 2, लघु पुनर्जनन स्तर 5। युद्ध में अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का लगातार उपयोग करने के बाद उनकी महारत बढ़ने लगी, जिससे उनकी दूरी की सीमा 25 मीटर तक बढ़ गई। इसके अलावा उन्होंने अपने ब्लेड को अपनी ओर खींचने के लिए टेलीकिनेसिस के साथ खेलकर समय बिताया और एक बार इसके स्तर को बढ़ाने में कामयाब रहे। स्वाभाविक रूप से लड़ाई के दौरान लगातार खरोंचों और घावों के उपचार के बाद उसके उत्थान में सबसे अधिक सुधार हुआ। अफसोस की बात है कि मेरी शारीरिक स्थिति अभी भी स्थिर है, भले ही मेरी मन क्षमता 5 गुना बढ़ गई है। मैं अभी भी अपने 0 शरीर के बारे में अपने सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका परीक्षण करने का सबसे अच्छा स्थान वह है जब मैं खाता हूं और उत्परिवर्तन के लिए मजबूर होता हूं। रेहान ने कुछ समय के लिए शिकार करना बंद करने और अपनी क्षमताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। हालांकि वह अभी तक शिकार में असफल नहीं हुआ था, यह केवल उसके टेलीपोर्टेशन और जिन जानवरों से उसने लड़ाई की थी उनकी कम बुद्धि के कारण था। वह जानता था कि जैसे जैसे वह कालकोठरी में और नीचे जाएगा,
उसके वर्तमान लाभ फीके पड़ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में बैठकर रेहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने आसपास की जगह को महसूस करने की कोशिश करने लगा। जागने से पहले भी वह हमेशा अंतरिक्ष के साथ एक आंतरिक संबंध महसूस करता था, जैसे कि उसकी जागरूकता हमेशा उससे बेहतर थी जितनी होनी चाहिए। मन के संपर्क में आने के बाद यह भावना और अधिक प्रमुख हो गई। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उनका खाली शरीर उन्हें शारीरिक सुधार से नहीं रोकता, तो उनके पास एलेना और जिन जैसे लोगों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त प्रतिभा होती। जैसे ही उसने इस आंतरिक संबंध पर ध्यान केंद्रित किया, रेहान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अंतहीन महासागर के बीच में था। परतें दूर परतें और लहरें दर लहरें हर दिशा से उस पर गिर रही थीं, जो क्षेत्र में अंतरिक्ष के नियमों को कायम रख रही थीं। जैसे जैसे वह इस घटना में गहराई से उतरता गया, उसे लगा जैसे वह इनमें से किन्हीं दो परतों को जोड़ सकता है और अंतरिक्ष में उस बिंदु तक चल सकता है जहां वे शुरू और समाप्त होते हैं। मैं देखता हूं तो यह मेरी टेलीपोर्टेशन क्षमता के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है। मैं अवचेतन रूप से अंतरिक्ष में दो बिंदुओं को जोड़ रहा हूं और स्थानिक परतों के माध्यम से खुद को स्थानांतरित कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या रेहान ने खुद को अंतरिक्ष की एक धुंधली परत से जोड़ा, जिसे उसने अपनी धारणा के अंत से पहले महसूस किया और खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई। अचानक वह अपनी मूल स्थिति से 30 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि अब वह फर्श पर घुटने टेक रहा था और खून खा रहा था। फिर भी उसकी आंखें हमेशा की तरह चमकीली थीं। खांसी तो यह ऐसा ही है। आमतौर पर मैं उस बिंदु पर पहुंचने से पहले बस एक धुंधलापन देखता हूं जहां मैं होना चाहता था, लेकिन इस बार मैंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। यदि मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो अंतरिक्ष में दो गैरासन बिंदुओं के कनेक्शन के कारण होने वाली स्थानिक अशांति मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसे जैसे मेरी स्थानिक आत्मीयता के बारे में मेरी समझ बढ़ती है, मैं अशांति की मात्रा कम कर सकता हूं जिससे मैं यात्रा कर सकता हूं। इसी तरह जब तक मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाता, दूरी की सीमा कोई मायने नहीं रखेंगी। ऐसा लगता है कि मुझे मूल योजना से पहले ही शून्य शरीर पर अपने सिद्धांत का परीक्षण करना होगा। तभी मैं बढ़ना शुरू कर सकता है। चूंकि वह कुछ समय तक स्थानिक तत्व में प्रगति नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी तलवारबाजी को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। रेहान ने एक रुख अपनाया और अपनी तलवारें बार बार घुमाई, जितना संभव हो सके व्यर्थ गति की मात्रा को कम करने की कोशिश की। दिन खत्म होने तक घंटों इसी तरह बीत गए और आखिरकार रेहान ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया। अंत तक उसने कौशल, तलवार निपुणता जागृत कर लिया था। हालांकि यह केवल स्तर 1 था, फिर भी यह दर्शाता है कि उसने सही रास्ते पर कदम रखा है। रेहान ने फैसला किया कि अपने टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग किए बिना लड़ाई शुरू करने से पहले कुछ देर आराम करना सबसे अच्छा होगा। केवल इसी तरह वह लगातार सुधार कर पाएगा। पृथ्वी पीओवी लॉस एंजल्स के एक अस्पताल में एक युवा महिला को अस्पताल के बिस्तर के पास धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता है। वह 17 साल की थी। उसके गहरे नीले बाल और मिलती जुलती आंखें, जिनकी रोशनी रोज कुछ कम हो गई थी। अपने प्रशिक्षित शरीर के साथ इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ऐसी व्यक्ति थी जिसे शीर्ष सौंदर्य माना जा सकता था। बिस्तर पर काले बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह पिछले 6 वर्षों से कोमा में थी। आंटी, मुझे क्षमा करें, एलेना ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन अंत में उसने ही मुझे बचाया। वह हरामी जिसने उससे पंगा लिया, वह ऐसा दिखावा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा जैसे उसने ऐसा नहीं किया। उस घृणित जिन के बारे में सोचते हुए एलेना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। रेहान को काल कोठरी में फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और जिन खुद का दिखावा कर रहा था जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह अब खुले तौर पर एलेना का पीछा करने और उसे अपनी महिला बनाने का प्रयास कर रहा था। चाची, चाहे कुछ भी हो, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह मर चुका है। रेहान तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। उस कमीने को वापस आना होगा। आखिरकार मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कैसे। कोई बात नहीं, एलेना ने आह भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने क्या कहा।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवित रहने की कितनी संभावना है। एलेना ने दृढ़तापूर्वक जोर देकर कहा कि रेहान जीवित था। जब वह गेट से गायब हो गया तो एलेना क्रोधित हो गई और उसने जिन को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह खुद को रोकने से पहले 10 मीटर तक उड़ गया। यदि उसके संघ ने उसे नहीं रोका होता तो उसने बहुत बुरा किया होता। उस घटना के बाद उन्होंने कुछ समय की छुट्टी ली और लगभग रोजाना अस्पताल जाने लगी। उसने रेहान की जगह उसकी मां के अस्पताल के बिल भी अपने ऊपर ले लिए थे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मजबूत हो जाऊंगा, इतना मजबूत कि जब वह वापस आएगा तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे सब कुछ ठीक से बताऊंगा। उस समय आंटी, मुझे आशा है कि मुझे आपका भी समर्थन मिलेगा। समय देखकर एलेनी उठ गई। आज के लिए अलविदा आंटी, मैं शायद जल्द ही वापस आऊंगा ताकि आपको साथ न मिलने की चिंता न हो। एलेना अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और आह भरी। उसने खुद को सुलझाते हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। फिर कभी नहीं, मुझे फिर कभी ऐसी स्थिति में मजबूर नहीं किया जाएगा जहां उसे मेरी रक्षा करनी पड़े। जब वह वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से मजबूत होगा और उस समय मुझे उसके सामने आत्मविश्वास से खड़ा होने में सक्षम होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे रेहान ने कुछ दिन पहले किया था। एलेना ने खुद को किसी से भी अधिक मजबूत बनने का संकल्प लिया। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। ब्रह्मांडों में कहीं एक अज्ञात कालकोठरी में काले बालों और नीलम जैसी आंखों वाले एक थोड़े पतले युवक को 3 मानव आकार के भूरे भेड़ियों से लड़ते हुए देखा जा सकता है। भेड़ियों ने इंसान को सावधानी से देखा। आखिरकार पिछले दिनों वह चारों ओर घूम रहा था और लगातार उनके झुंड के सदस्यों को मार रहा था। अपनी सीमित बुद्धि के बावजूद वे जानते थे कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति था। युवक रेहान भी भेड़ियों के प्रति सतर्क था। अपनी तलवार की महारत में सुधार करने के लिए वह अपने शिकार में सक्रिय हो गया था और उसे कई भूरे भेड़िए मिले जिन्हें उसने बाद में मार डाला। हालांकि चूंकि वह वर्ग परिवर्तन से केवल एक कदम दूर था, इसलिए उसे पहले से कहीं अधिक मात्रा में अनुभव की आवश्यकता थी। 3 भेड़ियों ने उसे घेर लिया, लेकिन रेहान ने उन्हें तैयार होने का समय नहीं दिया। उसने तुरंत खुद को पहले भेड़िए की ओर बढ़ाया और अपने एक ब्लेड से उसे नीचे गिरा दिया। साथ ही अपने दूसरे ब्लेड को अपने पीछे वाले भेड़िए पर फेंक दिया। जैसे ही भेड़ियों ने चकमा देने की कोशिश की, रेहान ने दूसरे भेड़िए के मांस को छेदने के लिए अपने दूसरे ब्लेड की दिशा में हेरफेर करते हुए पहले वाले को पकड़ने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग किया। अचानक वह गायब हो गया। तीसरे भेड़िए के पंजों से बाल बाल बचा और उसकी पीठ पर दिखाई दिया, जिससे उसकी रीढ़ पर गहरा घाव हो गया। तीसरे भेड़िए के लकवाग्रस्त हो जाने के बाद रेहान एक बार फिर गायब हो गया, अपने दूसरे ब्लेड के हैंडल को पकड़कर और उसे अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर खींचते हुए भेड़िए की छाती पर मांस को काटते हुए फिर से प्रकट हुआ। वह भेड़ियों के चारों ओर नृत्य करना जारी रखता था, ज्यादातर समय अपने शरीर से बचने का विकल्प चुनता था, लेकिन जब वह देखता है कि चीजें खतरनाक हो जाती हैं तो टेलीपोर्टिंग करता है। 5 लंबे मिनट के बाद पहले 2 भेड़िए गिर चुके थे। आपने 2 लेवल 9 ग्रे वोल्व्स को मार गिराया, 100 एक्सपी प्राप्त किया। तीसरे भेड़िए के पास चलते हुए, जो शुरुआत में लकवाग्रस्त था, रेहान उसकी आंखों में घृणित रूप देख सकता था। हालांकि उसे कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। यह मारने या कालकोठरी में मारे जाने जैसा था और वह बांध वाला विकल्प नहीं चुनता था। उसने अपनी छोटी तलवार उठाई और तेजी से भेड़िए का सिर धड़ से अलग कर दिया। आपने लेवल 9 के ग्रे वुल्फ को मार गिराया, 50 एक्सपी प्राप्त किया। अपनी सांसें संभालते हुए और अपने ब्लेड से खून पोंछते हुए रेहान को एक बार फिर एहसास हुआ कि वह मुस्कुरा रहा था। हाल ही में उसने सोचना शुरू कर दिया था कि वह एक युद्ध पागल हो सकता है, क्योंकि उसे इस मारने या मारे जाने वाले माहौल में एक निर्विवाद रोमांच महसूस हुआ था। यदि यह उसके लक्ष्यों और पृथ्वी पर उसकी प्राथमिकताओं के लिए नहीं होता, तो शायद वह केवल रोमांच के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक यहां रुकता। रेहान चुपचाप कालकोठरी के दृश्यों की प्रशंसा करते हुए अपने छोटे से गुफा निवास की ओर वापस चला गया। जिस क्षेत्र में वह अभी था, वहां पहले देखी गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक वनस्पति थी। विभिन्न काल्पनिक रंगों के अनगिनत पौधे हर जगह खिलते थे। हालांकि उसे लगभग पता चल गया था कि वे जहरीले हैं। सौभाग्य से
उसने पहले एक मरते हुए भेड़िए को खाना खिलाने का फैसला किया और अंततः उसे मार डाला। अपने घरेलू अड्डे पर पहुंचकर रेहान आराम करने के लिए बैठ गया। ऐसा लगता है कि ये भेड़िए मुझे पहली कक्षा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उनमें से प्रत्येक अब केवल 50 एक्सपी दे रहा है, जबकि पहला केवल लगभग 200 एक्सपी दे रहा है। अगर मैं अब और मरूंगा तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी अगली बड़ी लड़ाई उनके नेता के खिलाफ होगी, जो संभवतः प्रथम श्रेणी का है। स्तर 9 के जानवरों को मारना कितना आसान हो गया है, इसे देखते हुए पहली कक्षा बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। भले ही यह एक कठिन लड़ाई है, फिर भी यह संभव है। अफसोस की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मजबूत बनने के विचार को त्याग दिया था, रेहान को वर्गों के बीच अंतर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उचित समय में उसे अपने अहंकार पर पछतावा होगा। रेहान ने वापस खड़े होने से पहले 4 घंटे तक आराम किया। कालकोठरी में यह उसका 5वां दिन था और उसे यह अकल्पनीय एहसास हो रहा था कि आज कुछ बड़ा घटित होगा। रेहान ने गुफा की छत को देखा। उसकी आंखें पृथ्वी पर एक निश्चित अस्पताल के कमरे को देखने के लिए वास्तविकता को भेदने का प्रयास कर रही थी। माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आपका बेटा ठीक है। हालांकि यह वातावरण कठोर है, फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे बढ़ने के लिए यही चाहिए। किसी बात की चिंता मत करो। जब तक मैं पृथ्वी पर वापस आऊंगा और आपके पास वापस आऊंगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। मैं आपकी बीमारी को ऐसे ठीक कर दूंगा जैसे कि यह कुछ भी नहीं है और आपको एक शानदार जीवन जीने दूंगा। और हो सकता है कि हम पिताजी को ढूंढ भी सकें और उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ा मार भी सकें। रेहान अक्सर ऐसा नहीं करता था, लेकिन इस वास्तविकता के सामने आने के बाद कि वह पृथ्वी से ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हो सकता है, अकेले होने का दर्द सामने आया। वह अपनी माँ से बेकार की बातें करने से चूक गया, भले ही वह उसकी बात न सुन पाती हो। वह एलेना के साथ अपने खुशी के दिनों को याद करता था, जहां वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे दुनिया में और कुछ भी मायने नहीं रखता था। वह अपने एक कमरे के अपार्टमेंट को भी याद करता था, जहां वह कम से कम रहता था सोने के लिए एक बिस्तर। हालांकि उसे अभी भी मौत का सामना करना पड़ा था, वह जानता था कि यह किसी बिंदु पर होगा। वह जानता था कि उसकी अब तक की यात्रा आसान इसलिए थी क्योंकि वह अभी तक एक भी ऐसे जानवर से नहीं मिला था जो 10 के स्तर से ऊपर विकसित हुआ हो। वह कभी कभी सोचता था कि वह इस तरह की स्थिति में इतना सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रख सकता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने जो विनोदी रवैया रखा था वह केवल एक मुकाबला तंत्र था, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा अंदर से अभी भी यह सोचना चाहता था कि सब कुछ सिर्फ एक दुःस्वप्न था और कि वह अभी भी पृथ्वी पर शांति से रह रहा था। पिछले 5 दिनों से बिना उक्त मुकाबला तंत्र के अपने जीवन के बारे में सोचकर वह कांप उठा। उसने एक बार भी खाना नहीं खाया था और वह दिन ब दिन हत्या, दौड़ने और प्रशिक्षण में बिताता था। क्या यह मन था जिसने उसे आवश्यक पोषक तत्व दिए? क्या यह स्थिति के कारण लगातार एड्रेनालाइन की भीड़ थी, या यह दोनों का संयोजन था? रेहान को ही पता था, लेकिन वह जानता था कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। पूरे अनुभव के दौरान उन्होंने खुद को लगभग 15 घंटों तक आराम करने दिया, और यह केवल तभी हुआ जब उनकी समय की समझ अभी भी सटीक है। वह कल्पना नहीं करना चाहता था कि एक बार अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने के बाद उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। शायद वह अपनी सारी मानवता खो देगा और खुद एक जानवर में बदल जाएगा। हालांकि उसने विचारों को बहुत देर तक हिलने नहीं दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या बन गया, उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उसे किसी भी चीज की परवाह किए बिना मजबूत होने की जरूरत थी, और अगर उसे इसे हासिल करने के लिए अपनी मानवता को त्यागने के लिए मजबूर किया गया, तो वह इसे एक पल में कर देगा। जब तक उनके मूल सिद्धांत नहीं बदले, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि उनका क्या होगा। अपने मन को शांत करते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, क्योंकि उसकी छोटी तलवारें उसकी ओर उड़ रही थीं। पिछली बार जब मुझे इस तरह का पूर्वाभास महसूस हुआ, तो मुझे कालकोठरी में डाल दिया गया और दूसरी दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया। इस बार चाहे कुछ भी हो, मुझे याद रखना चाहिए, मुझे जीवित रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, मुझे जीवित रहना ही होगा। 5 दिनों के बाद भी उसे अभी भी वह वसीयत याद है जो उसने शुरुआत में घबराहट के दौरे के बाद बनाई थी। जीवित बचना।
चाहे वह मजाक कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, प्रशिक्षण ले रहा हो या सो रहा हो, यह शब्द लगातार उसके दिमाग में मता रहता था। ठीक है, उसने खुद से हंसते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरे कुत्ते की किस्मत आज मुझे किस तरह का मज़ो देगी। शिकार एक बार फिर से शुरू हुआ, केवल इस बार उसे पता नहीं था कि डेमियन शिकार होगा। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। रेहान को एक बार फिर शिकार करने का फैसला किए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसकी अशुभ भावना कभी कम नहीं हुई। इस तथ्य के साथ कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उस पर नजर रखी जा रही है, उसकी सतर्कता सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर थी। रेहान दूसरी मंजिल के एक अज्ञात क्षेत्र से गुजरा और अपने वातावरण को ध्यान से देखा। पूरे 2 घंटे की पैदल यात्रा के दौरान उसका सामना एक भी जानवर से नहीं हुआ। हालांकि ग्रे वोल्व्स इस मंजिल पर सबसे प्रमुख जानवर थे, अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना कई छोटे और कमजोर जानवरों से हुआ था, हालांकि वे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक उसे किसी शाखा के चटकने की आवाज सुनाई दी। ग्रर। अपने पीछे से उसने एक जानवर की गुर्राहट सुनी, हालांकि उसने अचानक कोई हरकत नहीं की। एक जानवर जो मेरी इंद्रियों को सचेत किए बिना मेरे पास आ सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जानवर कितना ताकतवर है, यह निश्चित रूप से बिल्कुल अलग स्तर पर है जिनसे मैं लड़ रहा हूं। रेहान धीरे से घूमा। जब उसने ऐसा किया तो उसने एक भेड़िया देखा जो इस मंजिल पर उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह लगभग 3 मीटर लंबा था और इसके भूरे फर पर यहां वहां काले रंग के धब्बे थे। भेड़ियों उसकी हर हरकत के साथ काली बिजली उसकी आकृति से गुजरती थी और उसके चारों ओर की जमीन को जला देती थी। इसकी आभा इतनी दमोंटू थी कि रेहान लगभग पूरी तरह से वहीं जड़ हो गया था। भेड़िए ने रेहान को ऐसे क्रोध और बुद्धिमत्ता से देखा जो किसी अन्य भेड़िए में नहीं था। जब वह पहले अपने शिकार से लौटा था तो उसने पाया था कि उसके झुंड में से कई युवा भेड़िए एक के बाद एक मारे जा रहे थे। इसका रिश्तेदार भी उनमें से एक था। अपने क्रोध में उसने उसका पता लगा लिया और स्वयं उससे भिड़ गई। रेहान को नहीं पता था कि यह जानवर किस स्तर पर है, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी मौजूदा ताकत से इसका सामना नहीं कर सकता। क्या कक्षाओं के बीच यही अंतर है? उसने दौड़ने की तैयारी करते हुए मन में सोचा। रेहान को पता था कि इस समय इस जानवर से मुंह मोड़ना मूर्खतापूर्ण होगा, इसलिए उसके पास बाएं या दाएं जाने का एकमात्र विकल्प था। जानवर को सतर्कता से देखते हुए जैसे कि वह युद्ध की तैयारी कर रहा हो, रेहान ने अपना शरीर नीचे कर लिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। हालांकि भेड़िया हिल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह अपने शिकार के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। रेहान द्वारा काफी दूरी तय करने के बाद भेड़िए ने चिल्लाया और आगे की ओर गोली चला दी। केवल कुछ ही सेकंड के भीतर उसने रेहान को पकड़ लिया, अपने पंजे इतनी तेज गति से आगे बढ़ाते हुए जिसका वह पीछा नहीं कर सका। इससे पहले कि रेहान को पता चलता कि क्या हुआ है, वह अपने बाएं पैर में अकड़ गया और लड़खड़ा गया। भेड़िए ने उसकी अकिलीस कंडरा को बिल्कुल अलग कर दिया था। दर्द की कराह को दबाने के लिए अपने होंठ काटते हुए रेहान ने टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि चूंकि वह सही मानसिक स्थिति में नहीं था और रैखिक रूप से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह बच नहीं सका। हर बार जब रेहान ने दूरी बनाई, भेड़िया ने तुरंत उसे पकड़ लिया और भागते समय रेहान को और अधिक मांस के घाव दिए। लेकिन जैसे ही उसने एक और टेलीपोर्ट किया, उसे एहसास हुआ कि भेड़िए ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे केवल अंधकार का विशाल विस्तार दिखाई दिया। रेहान को निराशा महसूस हुई। उसके पीछे एक राक्षस था जिसे हराने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, और उसके सामने एक विशाल खाई थी जिसकी गहराई अज्ञात थी। उसने अपने बाएं और दाएं देखा और महसूस किया कि उसके आसपास का क्षेत्र संकीर्ण हो गया था, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। भेड़िए ने रेहान को घूरकर देखा और उसकी आंखों में जो निराशा पैदा हो रही थी, उसे देखकर उसे खुशी महसूस हुई। यही वह दृश्य था जिसकी उसे आशा थी। वह चाहता था कि उसके रिश्तेदारों का हत्यारा यह महसूस करे कि मौत धीरे धीरे उस पर हावी हो रही है। वह चाहता था कि रेहान को वह डर महसूस हो जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रेहान हताश था। वह जानता था कि अगर वह इस भेड़िए को नहीं मार सका तो वह यहीं मर जाएगा,
लेकिन उसके विकल्प सीमित। अपने सामने गहरी खाई को देखकर रेहान के मन में एक पागलपन भरा विचार आया। अगर बात बनती है तो मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूं। चूंकि रेहान को पता था कि वह अब और नहीं दौड़ सकता, इसलिए उसने इस लड़ाई के दौरान अपने शरीर के टूटने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। एक बार जब वह अपनी प्रथम श्रेणी हासिल कर लेगा तो उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी और उसकी सहन शक्ति फिर से भर जाएगी। हालांकि केवल सतही स्तर पर वह अपना एक हाथ या कोई भी बड़ी चीज दोबारा नहीं उगा पाएगा। रेहान ने अपनी छोटी तलवारें निकालीं और भेड़िए के पिछले पैरों पर दिखाई देते हुए मौके से गायब हो गया। उसने अपनी दोनों तलवारें एक ही बिंदु पर मारी और आशा की कि यह भेड़िए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि उनकी उम्मीदें टूट गई। अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी वह भेड़िए को केवल एक छोटा सा चीरा ही लगा सका। रेहान फिर से गायब हो गया। भेड़िए के दूसरी तरफ दिखाई दिया, क्योंकि उसने खुद को तब तक काटने का संकल्प लिया जब तक कि भेड़िए का खून नहीं निकल गया। अफसोस की बात है कि भेड़िया उसे अपनी इच्छानुसार काम नहीं करने देता था। युद्ध के अनुभव में अंतर के कारण भेड़िए को अपने पैटर्न का पता लगाने में केवल 1 या 2 मिनट का समय लगा। जब भी रेहान टेलीपोर्ट करता था तो उसके पंजे या खुले हुए मुंह से उसका अभिवादन किया जाता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि भेड़िए के पास बिजली के प्रति आकर्षण था, लेकिन उसने रेहान को इसका उपयोग करने के लिए गंभीरता से नहीं लिया। इसी तरह कई मिनट तक लड़ाई चलती रही। जबकि भेड़िए को अभी भी केवल कुछ घाव थे, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। लेकिन रेहान बहुत बुरी स्थिति में था। उसका पूरा शरीर घाव से भर गया था, उसकी पीठ पर गहरा घाव हो गया था, उसका बहुत खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। जब निरंतर टेलीपोर्टेशन का तनाव उसे भेड़िए से मिले घावों के साथ मिल गया, तो उसके आंतरिक अंग कीचड़ में बदलने से केवल कुछ ही कदम दूर थे। इस समय रेहान ठीक से सोच भी नहीं रहा था। उसका सारा डर और निराशा दूर हो गई, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने जीवन को सुरक्षित रखने पर ही केंद्रित था। उसका पूरा अस्तित्व उस शब्द पर केंद्रित था जो उसके फंसे होने के बाद से उसका आदर्श वाक्य बन गया था, जीवित बचना। उसकी नज़र उस गहरे घाव पर केंद्रित थी जो उसने जानवर की गर्दन पर बनाया था, और उसे जीतने का अवसर दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसने महसूस किया कि उसकी चेतना कमजोर हो गई है। थकान की एक तीव्र लहर ने उसकी इंद्रियों को लगभग अभिभूत कर दिया। उसके शरीर की ऐसी भयानक स्थिति के कारण जो थकान उसने जमा कर रखी थी, वह अंततः उस पर टूट पड़ी। उसे अपनी कमजोरी स्पष्ट रूप से महसूस हुई और उसे मृत्यु निकट आती हुई महसूस हुई। नहीं, 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 वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह काल कोठरी की सचमुच भीषण मंजिल तक भी नहीं पहुंचा था, फिर भी वह पहले ही मरने वाला था। उस सारे संकल्प के बाद जो उसने बनाया था, उन सभी आंतरिक एकालापों के बाद जिसका उपयोग उसने खुद को शांत करने के लिए किया था, क्या वह यहीं मर जाएगा? उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने अपनी आंखों में उन्माद भरी चमक के साथ सामने जानवर को घूर कर देखा। अच्छा, 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 उसके मन में कुछ टूट गया था। उसने एक बार फिर से आरोप लगाया, उस दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो उसकी चेतना को मजबूर कर रहा था। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, भेड़िए ने उसे घूर कर देखा, जो उसकी आंखों में तिरस्कार जैसा लग रहा था। जैसे ही रेहान ने उसकी गर्दन वार किया, उसने बुरी तरह काट लिया, जिससे उसकी बाह फट गई। हालांकि रेहान ने दर्द को नजरअंदाज करना जारी रखा। उनका शरीर सदमे की स्थिति में था, लेकिन टेलीपोर्टेशन के साथ वह फिर से आगे बढ़ गए। इससे पहले कि उसके अब बिना हाथ के नब से खून बहता, वह भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया और अपने पास मौजूद हाथ से लगातार चाकू मार रहा था और काट रहा था। अरे! भेड़िया दर्द से कराह उठा, यह महसूस करते हुए कि तेज ब्लेड उसके मांस को चीर रहा है। जानवर के घावों से खून बहने लगा। हालांकि उसने अपना बायां हाथ बलिदान कर दिया, लेकिन अंततः उसने भेड़िए पर एक बड़ा धाव बना दिया। लेकिन रेहान इस उपलब्धि का जश्न मनाने की मानसिक स्थिति में नहीं था। जीवित बचना। जब वह अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी दोनों के खून से लथपथ होकर अपने शरीर को बैंक रहा था, तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था,
मुझे जीवित रहने की जरूरत है। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और खांसते हुए अधिक खून, जो अब उसके अंगों के टुकड़ों में मिल गया था, निकालता रहा। वह चाकू मारता रहा और काटता रहा। जीवित बचना, जीवित बचना, जीवित बचना। जैसे ही एक शब्द अंतहीन लूप में दोहराया गया, उसने भेड़िए को फाड़ दिया, जो पहले से ही खून की कमी से सुस्त होना शुरू कर रहा था। उसने एक बार फिर बाकू मारा, हालांकि संपर्क में आते ही उसका हथियार टूट गया। यहां तक कि जब खून की कमी के कारण उसने अपनी सारी सहनशक्ति खो दी, यहां तक कि जब मौत ने उसे गले लगाना शुरू कर दिया, तब भी वह केवल एक शब्द सुन सका। उसने अपना हाथ जानवर की गर्दन के घाव में डाला और उसे चीर दिया, और अपने दांत उसके कच्चे मांस में गड़ा दिए। उसने पंजे मारे, काटा और खाया, और आखिरी तर्क के साथ उसने टूटे हुए हथियार का इस्तेमाल भेड़िए की गर्दन में बने छेद में छुरा घूंपने के लिए किया। भेड़िया गिरने लगा। उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं, यह सोचकर कि अगर उसने शुरू से ही अपनी सारी शक्ति लगा दी होती तो उसकी यह हालत न होती, लेकिन अफसोस की कोई दवा नहीं थी। हालांकि यह आसान नहीं होगा। यहां तक कि अगर वह यहां मर भी गया, तो वह उस इंसान को अपने साथ ले जाएगा जिसने उसके रिश्तेदारों को मार डाला था। थोड़ी ही दूरी पर मौजूद रसातल को देखते हुए भेड़िए ने छलांग लगा दी। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम। कूदने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करने के बाद भेड़िया मर गया। हालांकि रेहान, जो अभी भी उसकी पीठ पर था, को इसका एहसास नहीं हुआ, या इस तथ्य का भी एहसास नहीं हुआ कि वह वर्तमान में खाई में गिर रहा था। जैसे ही वह भेड़िए को मारने के बाद बेहोश होने वाला था, उसकी चेतना एक दिमाग को सुन्न कर देने वाले दर्द से जाग उठी। इस दर्द के साथ स्पष्टता आ गई, और खुश होने के साथ साथ वह बच गया। उसे यह भी एहसास हुआ कि जब वह विक्षिप्त अवस्था में था, तो उसने भेड़िए के मांस और मांस के बड़े टुकड़े खा लिए थे। अब रेहान को अपने किए का परिणाम महसूस हो रहा था। उसने अपना उत्परिवर्तन शुरू कर दिया था। चूंकि उसने भेड़िए को मार डाला था, वह जानता था कि उसने कई बार बराबरी की है, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि कितना, क्योंकि वह अपने सामने उभरी होलोग्राफिक खिड़कियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। रेहान के शरीर के अंदर मन उग्र हो गया क्योंकि उसके अंग ठीक हो गए, हालांकि वे तुरंत ही पेस्ट में कुचल दिए गए। यह प्रक्रिया उस सार के रूप में जारी रही जो उसे अपने लीक के उत्थान से प्राप्त हुआ था। वह भेड़िए की बिजली की विशेषता वाले मन से जूझ रहा था जो उसके अंदर उग्र हो रहा था, उसके अंगों को भून रहा था। रेहान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली की कुर्सी से बांध दिया गया हो, लेकिन वह मर नहीं सकता था, जबकि एक साथ उसके शरीर के हर इंच पर सैकड़ों हथौड़ों और सुइयों से वार किया जा रहा था। बिजली के तेज करंट ने उसे अशक्त कर दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला भी नहीं सका। हालांकि यह केवल उसके अंग ही नहीं थे जो इस प्रक्रिया को महसूस कर रहे थे, बल्कि उसकी त्वचा, उसकी हड्डियों और यहां तक कि उसका रक्त भी परिष्कृत होने लगा था। इस सब के दौरान रेहान सचेत रहा। वह केवल उस दर्द पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो उसने महसूस किया था, और उसके शरीर के अनिवार्य रूप से एक मांस की थैली बनने और फिर बार बार ठीक होने की अनुभूति पर। हर तरफ देखे गए अंतहीन अंधेरे के साथ रेहान ने वास्तव में सोचा कि वह नरके में जा सकता है। उसका शरीर अभी भी भेड़िए के शव के साथ फैला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उक्त शव के टुकड़े सार में वाष्पित हो गए और रेहान के शरीर में प्रवेश कर गए। अपने मालिक की वर्तमान स्थिति को भांपते हुए, उसका शून्य शरीर सक्रिय हो गया था और आसपास की हर प्रकार की ऊर्जा को भस्म कर रहा था। हालांकि रेहान इस बात से अनभिज्ञ था। उसने ऊर्जा के प्रवाह को जानवर के मन की लहरों के रूप में जिम्मेदार ठहराया, जो अपने लेवलअप के माध्यम से प्राप्त प्राकृतिक मन के खिलाफ लड़ रहा था। सेकंड मिनटों में बदल गए जो रेहान को घंटों के समान लगे, और किसी समय उसने गिरना बंद कर दिया था। उसका शरीर, जिसे इतनी दूर गिरने पर चूर चूर होकर मांस के लेप में तब्दील हो जाना चाहिए था, वास्तव में जब वह फर्श पर पहुंचा तो एक छोटा सा गड्ढा बन गया। हालांकि रेहान अभी भी नहीं हिला, क्योंकि उसका उत्परिवर्तन अभी भी जारी था। उसकी आंखें, जो हमेशा गहरे नीलम रंग की होती थीं, अब लाल रंग में मिश्रित हो गई थीं, और उसके बालों में कुछ सिल्वर हाइलाइट्स आ गए और वे कंधे की लंबाई तक लंबे हो गए। उसके कुत्ते भी तेज हो गए, जबकि उसका शरीर, जो आज तक पतला था, कुछ मांसपेशियां बढ़ने लगीं। सबसे बड़ा बदलाव उनके पैरों में हुआ। जबकि बाहर की ओर
उसके पैरों में बस कुछ मांसपेशियां आ गईं और वह उसके शरीर के बाकी हिस्सों के साथ सम्मिलित हो गया। उनकी आंतरिक संरचना पूरी तरह से बदल गई थी। प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी, कंडरा और स्नायुबंधन को बिना किसी गति के बर्बाद करने और गति को प्राथमिकता देने के लिए इष्टतम ढंग से व्यवस्थित किया गया था। उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों से फर के गुच्छे निकलने लगे, लेकिन तुरंत ही उसके शून्य शरीर ने उन्हें ऊर्जा में बदल दिया और भस्म कर दिया। उसके सिर के शीर्ष पर भी भेड़िए के कार्यों का एक जोड़ा उगना शुरू हो गया, हालांकि उनका भाग्य भी फर जैसा ही हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि रेहान का उसके शून्य शरीर के बारे में सिद्धांत आंशिक रूप से सही था। जब मन और ऊर्जा का इतना बड़ा प्रवाह उसके शरीर में प्रवेश कर गया, तो इसने उसे तुरंत अंदर से नष्ट कर दिया। यदि उसके शून्य शरीर ने उस ऊर्जा को चुराया नहीं होता, तो वह तुरंत मर गया होता। इसके कारण वह मजबूत होने में सक्षम था, जबकि जो कुछ भी अतिरिक्त पैदा हुआ था वह उसके शरीर के लिए ऊर्जा में बदल गया था। अपनी लापरवाह कार्रवाई के माध्यम से वह अपने शरीर की एक उपक्षमता को अनलॉक करने में सक्षम था, हालांकि रेहान को यह नहीं पता था। उसने उम्मीद की रथी कि उसका शरीर जानवर के मन को जाएगा, जिससे उसे हालांकि उसके शरीर ने उसे युद्ध के लिए अपने उत्परिवर्तन को अनुकूलित करने की उसे न्यूनतम उत्परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा, जबकि बाद में जो अतिरिक्त बचा था उसे चुरा लिया। कई दिनों बाद जैसा महसूस हुआ, डेमियन को अंततः दर्द सहनीय स्तर तक कम होता महसूस हुआ। हालांकि उसे अभी भी प्रेत पीड़ा महसूस हो रही थी जहां उसका बायां हाथ होना चाहिए था, यहां तक कि उस घाव को तेज रोशनी के कारण बंद कर दिया गया था। रेहान की सांसें थम गई। जिस यातना को उसे सहने के लिए मजबूर किया गया था, उसने उसे लगभग पागल बना दिया था, लेकिन अब जब दर्द उसके दिमाग पर हावी नहीं हुआ, तो वह महसूस कर सकता था कि उसने क्या हासिल किया है। उसकी सुनने की क्षमता के साथ साथ उसकी दृष्टि भी बहुत तेज हो गई थी और उसके कुत्ते इतने तेज लग रहे थे कि उसके मांस को मक्खन की तरह काट सकते थे, जबकि उसका शरीर बिल्कुल अलग स्तर पर था। पृथ्वी पर वापस, चाहे उसने कुछ भी प्रयास किया हो, चाहे वह जिम जाकर डाइटिंग करना हो, या यहां तक कि एक सप्ताह के लिए हर दिन वन पंच मैन प्रशिक्षण दिनचर्या को पूरा करना हो, वह कभी भी अपने शरीर को बदलने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब अंततः उसने कुछ मांसपेशियां बना ली है। हालांकि इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया गया था, वह देख सकता था कि एक उचित सिक्स पैक की रूपरेखा बन चुकी थी। और इसके लिए केवल एक भेड़िए को खाना और थोड़ी सी क्रूर यातना सहन करना था। रेहान ने खुद से मजाक किया। वह यह भी महसूस कर सकता था कि एक निश्चित इच्छा के साथ उसके भीतर एक नए प्रकार का खतरे का एहसास पैदा हो गया है। हालांकि उसने यह याद करते हुए इसे दबा दिया कि वह अभी अभी बराबरी पर आया है। इसके बाद उन्होंने म्यूटेशन के दौरान मिले नोटिफिकेशन की जांच की। आपने लेवल 15 थंडरवुल्फ को मार गिराया, 5000 का अनुभव प्राप्त किया। स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर। आपने पहली बार सफलतापूर्वक अपनी लीग बढ़ाई है। अपनी कथा के विकास से एक वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। एक कक्षा चुनें, 1 तलवारबाज, 2 स्थानिक जादूगर, 3 मौलवी, 4 राक्षस का शिकारी, 5 एक्सप्लोरर। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक परिवर्तन कर लिया है। आप विश्व, पृथ्वी के पहले व्यक्ति हैं जिसने पूर्ण उत्परिवर्तन पूरा किया है। इस अपार उपलब्धि के कारण आपको इवोल्वर की उपाधि प्रदान की गई है। आपकी कथा उन्नत हो चुकी है। संदेश पढ़ते ही रेहान हैरान रह गया। लीग और लीजेंड जैसे शब्द उनके लिए पूरी तरह से विदेशी थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह वह आधार होना चाहिए जिसके आधार पर सिस्टम ताकत को वर्गीकृत करता है। कक्षा सूची की जांच करते हुए रेहान को लगा कि उसे अपनी पसंद पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टेलीपोर्टेशन था और एक स्थानिक जादूगर बनना समान शक्तियों का विस्तार करने का एक तरीका प्रतीत होता था। इस बिंदु तक सोचते हुए रेहान ने संकोच नहीं किया और अपनी पहली कक्षा चुनी। आप एक स्थानिक जादूगर बन गए हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान अस्तित्व में आने वाली पहली अवधारणाएं सृजन और विनाश थीं, उसके बाद स्थान और समय, फिर जीवन और मृत्यु। वास्तविकता के तताने-बाने को कायम रखने में अंतरिक्ष एक आवश्यक अवधारणा है। आप इसके रहस्यों को खोजने के मार्ग पर चल पड़े हैं। हालांकि उन्हें कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ,
लेकिन रेहान को लगा कि उनका क्षितिज व्यापक हो गया है। जिन अवधारणाओं को वह कभी समझ नहीं पाया और अपनी स्थानिक आत्मीयता का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर नए विचार उसके दिमाग में भर गए। अपनी कक्षा चुनने से वह कुछ हद तक प्रबुद्ध हो गया था, लेकिन वह उस जानकारी का उपयोग कैसे करना चाहता है, यह उस पर अपनी प्रत्याशा को और अधिक रोक पाने में असमर्थ। रेहान ने अपनी स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। स्थिति रेहान वोयड, आधा इंसान आधा जानवर, पुरुष, उम्र 17, स्तर 14, स्थानीय जादूगर, अनुभव लागत 50/4500, शीर्षक शून्य शरीर का वाहक, इवोल्चर, समानताएं, अंतरिक्ष, बिजली शून्य प्राप्त करें, जादुई शक्ति 740 STR 60, AGI 90 DEF 60, INT 50, डेक्स 90, कौशला टेलीपोर्टेशन लेवल 1, माइनर टेलीकिनेसिस लेवल 5, रीजनरेशन लेवल 2, तलवार महारत लेवल 3, डेंजर सेंस लेवल 11। रेहान खुश था। अपने आंकड़ों को देखकर, जो 10 गुना से अधिक बढ़ गए थे, उन्हें विकास के लाभों का एहसास हुआ। अपने द्वारा प्राप्त उपाधि के बारे में सोचते हुए उसने उसके प्रभावों की जांच की, कुछ ऐसा जो वह अपने अन्य 2 उपाधियों के लिए करने में असमर्थ है। इवोल्वर, एक उपाधि उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने परिणाम भुगतने के बिना अपनी नस्लीय सीमा को पार कर लिया है। एक संपूर्ण उत्परिवर्तन पूरा करके आपने जानवरों की तरह विकसित होने के साथ साथ इंसानों जैसी कक्षाएं हासिल करने की क्षमता हासिल कर ली है। रेहान मुस्कुराया, यह सोचकर कि शीर्षक स्वयं व्याख्यात्मक था। उसे बिजली के प्रति एक नई रुचि भी प्राप्त हो गई थी, हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि यह सिर्फ भाग्य के कारण था। उनका टेलीपोर्टेशन कौशल अब कम दूरी का नहीं था, क्योंकि वह 5 किलोमीटर के दायरे में स्थानिक परतों से जुड़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह लंबे समय तक तनाव के बिना अपने टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग कर सकता है। इसके बाद उन्होंने अपने पुनर्जनन को परीक्षण करने का प्रयास किया। वह अपना हाथ काटने गया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अब वहां नहीं है। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बात नहीं। यह आज मेरे मृत्युनिकट अनुभव की याद दिलाए। मैं प्रथम श्रेणी के व्यक्ति को मारने में इतना आश्वस्त था, केवल इसलिए कि वह मेरे साथ खिलवाड़े करे और लगभग मेरी जान ले ले। मैं बाद में अपने हाथ को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढूंगा, लेकिन अभी मुझे इस सबक की जरूरत है। हालांकि वह अभी भी मजाक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से स्थिति को स्वीकार कर चुका था। आखिरकार वह लगभग मर ही गया। यदि उसे अभी भी जरा सा भी इनकार महसूस हो रहा था, तो भविष्य में उसे सचमुच अपनी जान वानी पड़ सकती है। जैसे जैसे रेहान के विचार गहरे होते गए, वह निश्चित इच्छा फिर से जाग उठी। हालांकि इस बार वह इसे दबाने में असमर्थ रहा। यह एक पाश्विक इच्छा थी जो उसके अस्तित्व के मूल से उत्पन्न हुई थी। एक इच्छा जो अपनी मानवता का एक हिस्सा खोने के बाद प्रमुखता से उभरी। यह इच्छा उन सभी जानवरों द्वारा महसूस की जाती है जो व्यवस्था के तहत मजबूत होते हैं। मारने की चाहत थी, मारना, खाना और विकास करना। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के साथ बने रहे द एवोल्यूशन सिस्टम।